अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूक्लिडियन फंक्शन डिस्कस की थी। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि फाई जो है वो यूक्लिडियन फंक्शन है, ए और बी डी के एलिमेंट्स हैं, डी इंटीग्रल डोमेन है। और यूक्लिडियन फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो हमने ये पढ़ी थी कि फाई ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई ऑफ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू डी विद बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अभी देख लें, ये चार इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी यूक्लिडियन फंक्शन की होती हैं, जो कि जिसके साथ एक इंटीग्रल डोमेन हो या इंटीग्रल डोमेन के साथ एसोसिएटेड होता है एक यूक्लिडियन फंक्शन। कि ए और बी अगर एसोसिएटेड हो, ए और बी एसोसिएटेड होने का मतलब है कि ए बराबर होता है बी टाइम्स सम यूनिट और बी बराबर होता है ए टाइम्स सम यूनिट। तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, और इसी तरह से इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, देन ए एसोसिएटेड टू बी। और इसी तरह से ए अगर यूनिट हो जाए तो उसके ऊपर जो फाई होता है वो सेम होता है फाई ऑफ वन के, और फाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई ऑफ ज़ीरो इफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज थी इनका जो है प्रूफ देख लेते हैं कि कम से कम किसी एक का प्रूफ मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आप आराम से कर सकते हैं, इसे डिफ़िकल्ट नहीं है। तो प्रूफ देख लेते हैं, तो उसमें से मैं आपको ए का प्रूफ करा रहा हूँ। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन ये है कि ए इज एसोसिएटेड टू बी। ठीक है, तो इफ ए इज एसोसिएटेड टू बी, देन देयर एग्जिस्ट a unit u belongs to units of D such that A is equal to units time B. Then, by definition, तो by definition phi of A ये बराबर होगा phi of A की जगह हम u b लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद हमें पता है कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बाय डेफिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं जो हमने पढ़ी, इज ग्रेटर देन फाई ऑफ बी के, क्योंकि हमें ये पता है कि सिंस u बिलोंग्स टू d, क्योंकि यूनिट्स है तो यूनिट है तो इसका मतलब है कि d का भी एलिमेंट होगा, एंड u इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये ज़ीरो के भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑफ ए, अगर इसको देखें तो फाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई ऑफ बी। हमें प्रूव करना है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। अब हम ये कहते हैं कि एज u बिलोंग्स टू यूनिट्स ऑफ डी, देन तो यूनिट है तो इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो कि इसी सेट में होगा। देन u इनवर्स बिलोंग्स टू u ऑफ डी। अब क्योंकि a बराबर था u b के, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि b बराबर हो जाएगा u इनवर्स a के, और ज़ाहिर है u जब ज़ीरो नहीं है तो u इनवर्स भी ज़ीरो नहीं हो सकता। सो बाय डेफिनेशन, तो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के मुताबिक फाई ऑफ b, ये तो हमने लिखा फाई ऑफ b हो जाएगा क्योंकि ये बराबर है, तो फाई ऑफ b की जगह फाई ऑफ u इनवर्स a लिख दिया, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई ऑफ a होगा, सिंस u इनवर्स बिलोंग्स टू d एंड u इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इसे आप देखें, इसे आप वन कह दें कि फाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फाई ऑफ बी,
और इसे आप 2 कह दें, तो ये फाई ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ ए, तो बाई 1 and 2 फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, तो फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे ग्रेटर देन इक्वल टू बी हैं, तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन। बाकी प्रूफ भी आप इजीली कर सकते हैं, मैं एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ और डिफ़िकल्ट नहीं है वो। अब हम डेफिनेशन देखेंगे यूक्लिडियन डोमेन की। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, यानी हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है D if D possesses a Euclidean function phi, then D is called a Euclidean domain, with respect to phi। तो ये यूक्लिडियन डोमेन होगी विद रिस्पेक्ट टू फाई। इसकी एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि जो है वो, क्योंकि हमने शुरू में यूक्लिडियन फंक्शन जो है वो पहला वाला जो देखा वो उसके मुताबिक वो z के ऊपर देखा था, आपको याद होगा। ये जो इसकी एग्जाम्पल थी, एक ये डिग्री फंक्शन था और दूसरा ये इस तरह से z के लिए फंक्शन था। ठीक है, और ये तो ये इन दोनों से, ये दोनों फंक्शंस को अगर हम यूज़ करें तो ये फंक्शन z में होगा। z हमारे पास यूक्लिडियन इंटीग्रल डोमेन है, तो उसके साथ उससे एसोसिएटेड ये यूक्लिडियन फंक्शन है। तो z जो है, यानी कि जो z इंटीग्रल डोमेन है वो यूक्लिडियन डोमेन भी होगा। इसी तरीके से ये हमारे पास जो है, हमें पता है कि ये इंटीग्रल डोमेन है f ऑफ x, और इससे एसोसिएटेड ये फंक्शन फाई है, और ये फाई हमें पता है कि यूक्लिडियन फंक्शन है, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल में भी देखा था इसको। ये जो डिग्री फंक्शन है, तो ये f ऑफ x जो है ये भी एक यूक्लिडियन डोमेन है। तो इस तरह से अगर अगर हम ये देखें तो इसकी एग्जाम्पल्स में जो मतलब जो यूक्लिडियन डोमेन की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, उसमें पहली एग्जाम्पल z, पहली एग्जाम्पल z है। ये एक यूक्लिडियन डोमेन है, और इसमें जो यूक्लिडियन फंक्शन है वो आपने देखा था कि वो फाई है, यूक्लिडियन फंक्शन, जो कि जिसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। आप यहाँ पे देखें, ये ये इसकी डेफिनेशन है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये यूक्लिडियन फंक्शन डिफाइन हुआ जो कि z से z होगा। तो आप इस लिख सकते हैं कि फाई इससे एसोसिएटेड है, जो कि z से z ये फंक्शन होगा, जो कि डिफाइन किया जाता है कि फाई a पे अप्लाई होगा और मैप्स टू एब्सोल्यूट है। ठीक है, वेयर
A belongs to Z। तो ये हमारे पास एक यूक्लिडियन डोमेन है। इसी तरीके से दूसरा जो है, और क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये उसकी, ये जो फाई होता है वो यूक्लिडियन फंक्शन होता है कि किसी भी फाई ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ बी। ठीक है, विथ जो बी है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए या ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देख लेते क्या डेफिनेशन जो है वो ये लिखी हुई है आपके पास। अगर आप ए ले रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि बी नॉन ज़ीरो हो, और अगर आप यहाँ बी ले रहे हैं तो ए नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे आपने ऐसे लिखा है, तो फिर आप कह देते हैं कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ए बी, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट ए एब्सोल्यूट बी। और अब ये हो जाएगा क्योंकि ए नॉन ज़ीरो है, तो एब्सोल्यूट ए टाइम फाई ऑफ बी। ठीक है, तो फाई ऑफ ए बी बराबर है एब्सोल्यूट ए टाइम्स फाई ऑफ बी। एब्सोल्यूट हटा देंगे तो फाई ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई ऑफ बी। अगर ए वन हुआ तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नॉन ज़ीरो ए दूसरे वन के अलावा कुछ और है तो ये इस तरह से जो है आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल जो है वो एफ ऑफ एक्स की है, यानी सेकंड एग्जांपल जो है वो है लेट एफ बी ए फील्ड देन एफ एक्स जो कि इंटीग्रल डोमेन थी इज ए यूक्लिडियन डोमेन। ये यूक्लिडियन डोमेन है, और इसके लिए हमने जो फंक्शन देखा था वो डिग्री फंक्शन था। जो फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल हमारे इसके अंदर जाहिर है कि पॉलिनोमियल्स होंगे, ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है। तो जब इसमें पॉलिनोमियल्स होंगे तो जो फंक्शन फाई होगा वो इससे एसोसिएटेड फंक्शन फाई है जो कि पॉलिनोमियल्स के बारे में की डिग्री जो है वो बता रहा होगा, यानी कि फाई ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स एंड ये बता रहा होगा व्हेन, ये इसकी डिग्री बता रहा होगा, और -1 इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री -1 होगी, अदरवाइज जो डिग्री होगी इफ पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इफ पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने पहले भी डिफाइन किया था, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, तो ये एसोसिएटेड फंक्शन है किसी भी पॉलिनोमियल इंटीग्रल डोमेन के लिए जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। तो ये इंटीग्रल डोमेन जो है ये फॉर्म करती है, ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगी यूक्लिडियन डोमेन। अब इसके बाद एक रिजल्ट देख लेते हैं। उस रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि हर यूक्लिडियन डोमेन एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यानी कि पीआईडी है। ठीक है, तो ये पहला थ्योरम होगा, थ्योरम 1, ए यूक्लिडियन डोमेन is a principal
आइडियल डोमेन। ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन हमेशा एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जो कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती हैं, लेकिन वो यूक्लिडियन डोमेन नहीं होती। ठीक है, तो पहले तो अभी देख लेते हैं, लेकिन हर यूक्लिडियन डोमेन एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। इसका प्रूफ जो है वो अब हम देखते हैं। हमने सबसे पहले एस्यूम कर लिया कि लेट डी बी ए यूक्लिडियन डोमेन। हमने एस्यूम कर लिया कि डी एक यूक्लिडियन डोमेन है। अब अगर ये यूक्लिडियन डोमेन है तो इससे एसोसिएटेड एक यूक्लिडियन फंक्शन होगा। हेंस डी possesses a Euclidean function फंक्शन से फाई। फाई एक यूक्लिडियन फंक्शन है, वह क्योंकि हर यूक्लिडियन डोमेन के साथ एक यूक्लिडियन फंक्शन होगा, तो यहाँ पर जो यूक्लिडियन फंक्शन है वो हमने अस्यूम कर लिया कि वो फाई है। अब इसके बाद हमने अस्यूम किया कि लेट, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रूव करना होगा कि डी में जो भी आइडियल होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा, यानी कि उसका एक जनरेटर होगा, उस जनरेटर से पूरा आइडियल जनरेट हो सकेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल हमारे पास जो यूक्लिडियन डोमेन डी है, इसके हम आइडियल की अब बात करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि उसका जो भी आइडियल लेंगे वो एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। तो हमने लिखा लेट आई बी एन आइडियल ऑफ डी। हमने एस्यूम कर लिया कि लेट आई बी एन आइडियल ऑफ डी। अब ये प्रूव ये करना है कि ये आइडियल एक एलिमेंट से जनरेट होगा। अगर ये आइडियल ट्रिवियल है, यानी कि इफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ट्रिवियल आइडियल है, देन तो फिर तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि आई इज जनरेटेड बाय ज़ीरो इज ए प्रिंसिपल आइडियल। ये प्रिंसिपल आइडियल है, लेकिन अगर आई ज़ीरो नहीं है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर ऐसी सूरत में हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि वो जो नॉन ज़ीरो आइडियल होगा डी का, वो भी एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो इफ आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वी कंसीडर सेट ऑफ इंटीजर्स एस। हम एक सेट कंसीडर करते हैं जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, जिसके एलिमेंट्स हैं फाई ऑफ एक्स। आपको पता है कि फाई जो होता है, जो हमारे पास सेट फाई है, ये जो इससे एसोसिएटेड फंक्शन फाई है, तो बाय डेफिनेशन फाई हमेशा जो है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि एक इंटीग्रल डोमेन डी से जेड पे जाता है। ठीक है, तो जब फाई डी के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कह रहे हैं फाई ऑफ एक्स और ये कहते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आई, तो आई का हर एलिमेंट जो है वो डी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि एक्स डी का एलिमेंट है, तो फाई डी के एलिमेंट पे जब अप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारे पास इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस जो है वो एक इंटीजर्स का सेट होगा, उसमें इंटीजर्स होंगे।
एंड आई एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। x हमारे पास 0 नहीं है, ठीक है। और हमें ये पता है कि हमारा i जो है वो भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नॉन ज़ीरो इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि i 0 नहीं है और s हमारे पास ये है, क्योंकि x जब i 0 नहीं है तो 0 के अलावा दूसरे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, तो उनके ऊपर फाई अप्लाई होगा, तो हमारे पास फाई ऑफ x जो है इनकी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि S is non-empty set since I is not equal to 0, क्योंकि I जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ठीक है, तो अब चौथी प्रॉपर्टी को देखें। ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो इन प्रॉपर्टीज़ में ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि फाई ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन फाई ऑफ 0 इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा इंटीग्रल डोमेन का, तो उसका जो फाई ऑफ ए है वो हमेशा फाई ऑफ 0 से बड़ा होगा। तो अब आपके पास जो है, क्योंकि आई नॉ 0 के अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 0 के अलावा और दूसरे एलिमेंट्स होने की वजह से जो भी हम x लेंगे उसके ऊपर फाई ऑफ x होगा, वो किसी नंबर से बड़ा आएगा। तो जब किसी नंबर से बड़ा आएगा तो इसका मतलब है कि ये सेट जो S है ये एक बाउंडेड सेट होगा। मतलब बाउंडेड का मतलब सिर्फ बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर नंबर से ये बड़े नंबर होंगे, ठीक है। तो बाय प्रॉपर्टी D of Euclidean functions, property D of Euclidean function S is बाउंडेड बिलो। तो S जो है वो बाउंडेड बिलो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें लीस्ट एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई होगा अगर बाउंडेड बिलो है। तो हेंस S हैज़ ए लीस्ट एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई लीस्ट एलिमेंट मौजूद होगा। हम ये एस्यूम कर लेते हैं कि वो लीस्ट एलिमेंट फाई ऑफ ए है, वेयर ए बिलोंग्स टू आई एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें ये प्रूव ये करना होगा कि अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं b और वो एलिमेंट b ए का मल्टीपल आ रहा है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी दूसरा एलिमेंट, और अगर जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वो ए का मल्टीपल आ रहा है, आई का कोई भी दूसरा एलिमेंट लेने पर वो ए का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है वो ए से जनरेट हो जाएगा। तो अगर आई ए से जनरेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आई हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या कहा, इसके लिए हमने कहा कि इफ b बिलोंग्स टू i, देन अगर हमने दूसरा एक नंबर ले लिया b बिलोंग्स टू i, देन फाई हमारे पास एक यूक्लिडियन जो है वो फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट q and r belong to d such that b is equal to qa
plus r where phi of r is less than phi of a। ये हमने डेफिनेशन यूक्लिडियन फंक्शन की जो है लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मैं इसको दोबारा आपको शो कर देता हूँ। ये डेफिनेशन है कि let D be an integral domain, a mapping phi D to Z is called a Euclidean function on D if it has the following properties: phi of AB is greater than or equal to phi of A, or if AB belongs to D with B is not equal to 0, then there exists Q and R belong to D such that A is equal to QB plus R and phi of R is less than phi of B। ठीक है, अब सिर्फ फर्क इतना है कि जो ए और बी के जो रोल्स हैं वो जो हमारा जो थ्योरम का प्रूफ है उसमें इंटरचेंज हो गए। बी की जगह ए ने ले लिए और ए की जगह बी ने ले लिए। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस थोड़ा सा फर्क है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोल्स के इंटरचेंज होने से डेफिनेशन जो है वो हमारे पास वही है जिसको हम यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं। तो हमने कहा कि B बराबर है क्यू ए प्लस आर, फाई ऑफ आर इज लेस देन फाई ऑफ ए। सिर्फ B की जगह देख लीजिए कि A आ गया है और A की जगह B आ गया है। अब हमें पता है कि A आइडियल है, सॉरी I आइडियल है एज I is an ideal, I is an ideal। तो R को हम ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू B माइनस क्यू ए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो क्योंकि B एलिमेंट जो है वो भी हमने I का एलिमेंट लिया है और क्यू ए जो है यानी A जो है वो I जो है I का एलिमेंट है। बहरहाल ये I का हो जाएगा, कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि हमें पता है कि B तो I का एलिमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा A जो है वो भी I का एलिमेंट है, फिर Q जो है वो D का एलिमेंट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल क्यू ए ये आई के अंदर चला जाएगा क्योंकि इंटीग्रल डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है आइडियल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो फिर आइडियल में चला जाता है। तो क्यू ए जो है वो आइडियल आई में चला जाएगा। तो इस तरह से ये भी आई का एक एलिमेंट आ गया, ये भी आई का एक एलिमेंट आ गया। आई के दो एलिमेंट्स का सम या डिफरेंस आई में ही होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस बी माइनस क्यू ए आई में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर भी आई में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज यानी कि आर कह रहे हैं कि हम आई में है। तो अगर आर हमारे पास आई में है और हमने कह दिया था कि लीस्ट हमारे पास ए है, फाई ऑफ ए है, ठीक है, तो अगर लीस्ट फाई ऑफ ए है तो फाई ऑफ आर को फिर क्या होना चाहिए, फाई ऑफ ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, बाय डेफिनेशन यानी कि बाय फोर्थ प्रॉपर्टी, जो हमने इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई नॉन, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, इसके मुताबिक फाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ ज़ीरो इफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए तो नॉन ज़ीरो है, ए नॉन ज़ीरो है तो फिर वो जो, और क्योंकि इसको हमने लीस्ट एलिमेंट कह दिया था फाई ऑफ ए को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी जो है वो नॉन ज़ीरो से जो है वो बड़ा नहीं, क्या कहते हैं उसे, इससे छोटा कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जब, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है वो ज़ीरो होगा। तो अब हम यहाँ पर जो है ये लिख सकते हैं कि as I is an ideal, R is equal to B minus QA as phi of A is the least element of S we have
r इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब r को 0 होना चाहिए सिर्फ उस ठीक है, प्रॉपर्टी डी, प्रॉपर्टी डी के मुताबिक। ठीक है, तो r की वैल्यू 0 हो गई, तो हेंस b माइनस क्यू ए इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू क्यू ए। तो b क्यू ए आया है, सो b तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b है वो a का मल्टीपल है। तो कोई भी एलिमेंट लिए हमने i का, तो हमारे पास क्या आ रहा है, वो a का मल्टीपल आ रहा है। तो i इज जनरेटेड बाय a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दस एवरी आइडियल इन D इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, hence D is a PID। तो D हमारे पास PID आ गया। तो ये हमने प्रूव किया कि हर यूक्लिडियन डोमेन एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि हर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन नहीं होती। इसके हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। बहरहाल ये इस चैप्टर में तो नहीं, आगे जो है वो ये दिया हुआ है चैप्टर 12 में, इसी इलाका की चैप्टर 12 में जो है वो इसकी डिटेल दी हुई है। जैसे कि मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे कि z प्लस z 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 19/2, ये क्या है, इज ए PID। ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ठीक है, बट z प्लस z 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 19/2 इज नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन। ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है ये। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसमें यूक्लिडियन डोमेन जो है वो नहीं होगी, लेकिन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी। लेकिन हर यूक्लिडियन डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ज़रूर होगी। इसके बाद आपने देखा था कि आपको याद होगा कि हमारा जो है पिछला पोर्शन था, जो हमने जो है वो अलजेब्रा एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जो है वो देखा था। उस एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में हमने जो GCD निकाला था, तो GCD निकालने के लिए हम यूज़ करते थे यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, और हमें पता है कि GCD जो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के ज़रिए हम GCD निकाल रहे होते। तो ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमने, इसका जो प्रोसीजर होता है, इस एल्गोरिथम को हमने लास्ट जो लेक्चर, वो जो लास्ट पोर्शन था जो कि मिड टर्म से पहले वाला था, उसमें हमने इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम को देखा था। ठीक है, तो उसमें GCD निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब GCD निकालने का आएगा तो फिर हम इसे जो है वो देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम दरअसल करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये होता है कि जो मेन हमारे पास जो है इंटीग्रल डोमेन्स हैं वो इस तरह की हैं। एक है z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ m। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास है z प्लस
z 1 plus square root of m divided by 2। ठीक है, अब हम ये देखना ये चाह रहे हैं कि इनसे एसोसिएटेड यानी इस तरह की जो इंटीग्रल डोमेन्स होती हैं, इन इंटीग्रल डोमेन से एसोसिएटेड हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास फंक्शन होता है फाई एम। ये जो फंक्शन हमारे पास है फाई एम, ठीक है, इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो देखने के बाद हम जो है वो ये देखेंगे कि m की किन वैल्यूज़ के लिए ये यूक्लिडियन डोमेन्स होती हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि इंटीग्रल डोमेन्स तो हैं, लेकिन और इनसे एसोसिएटेड हमारे पास ये यूक्लिडियन फंक्शन भी हमारे पास आ जाएगा फाई m। तो अब ये यूक्लिडियन डोमेन जो है वो कब होगी, यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन होगा इसको हम पहले डिफाइन करते हैं, फिर उस डिफाइंड फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर उन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो है फिर उन प्रॉपर्टीज़ को और फंक्शन को देख के हम ये देखेंगे कि m की किन वैल्यूज़ पर ये जो डोमेन्स हैं या इंटीग्रल डोमेन्स हैं ये यूक्लिडियन डोमेन कब होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फंक्शन फाई m की डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने कहा कि लेट m, यानी कि अब ये मैं बता रहा हूं कि हमें इस चैप्टर में या यूक्लिडियन डोमेन में टारगेट क्या करना है। ठीक है, तो लेट m be a square free integer। देखिए ये जो स्क्वेयर फ्री लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें और जो है दूसरा जो होता है, अब इस स्क्वेयर फ्री की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। तो एक ये होता है कि परफेक्ट स्क्वायर होना और या स्क्वायर नहीं होना और स्क्वायर फ्री होना, दोनों में फर्क है। वो इस तरह से है जैसे कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है 8, एक नंबर है 9, एक है 5, 12, इसी तरह से एक हमारे पास है ये इस तरह से ले लें 6 ले लें जैसे। अब ये जो 12 है, अगर ये कहें कि ये स्क्वायर फ्री है, स्क्वायर फ्री और नॉन स्क्वायर, तो ये स्क्वायर फ्री नहीं है लेकिन नॉन स्क्वायर है। ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर फ्री जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला एक फैक्टर आ रहा है, यानी कि 12 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर। तो स्क्वायर का कोई फैक्टर भी आ जाए तो भी वो स्क्वायर फ्री नहीं कहलाता। ये भी स्क्वायर फ्री नहीं है लेकिन नॉन स्क्वायर है। स्क्वायर फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। 9 तो ना स्क्वायर फ्री है ना नॉन स्क्वायर है, क्योंकि ये तो सिंपली 3 का स्क्वायर है। 5 स्क्वायर फ्री भी है, नॉन स्क्वायर भी है। 6 स्क्वायर फ्री भी है, नॉन स्क्वायर भी है, क्योंकि अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 इंटू 3 तो उसमें स्क्वायर वाला कोई फैक्टर नहीं आता। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो स्क्वायर फ्री कहलाता है। तो जो पहले नंबर जो हम ले रहे होते थे इससे पहले जो उसमें, तो उसमें हम इस तरह के नंबर 12 भी कंसीडर कर लेते थे, 8 भी कंसीडर कर लेते थे, लेकिन अब हम जब स्क्वायर फ्री कह रहे हैं तो 12 और 8 कंसीडर नहीं कर सकेंगे, बल्कि 5 और 6 ये स्क्वायर फ्री हैं, तो इनको ही कंसीडर किया जाएगा। तो लेट m बी ए स्क्वायर फ्री इंटीजर, द फंक्शन phi m। किस तरह से phi m को डिफाइन करते हैं,
कि ये अप्लाई होगा क्यू रूट एम से क्यू में। ये फंक्शन फाई एम क्यू रूट एम से क्यू में जो है वो होगा, ये इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज होगी, इज डिफाइंड बाय, और इसकी डेफिनेशन ये होगी कि फाई एम आर प्लस एस स्क्वेयर रूट ऑफ एम इज इक्वल टू एब्सोलूट आर स्क्वेयर माइनस एम एस स्क्वेयर फॉर ऑल आर एस बिलोंग टू क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये डेफिनेशन है, ये एब्सोलूट वैल्यू ऑफ नॉर्म भी कहलाती है इस की क्यू रूट एम की। ठीक है, क्यू रूट एम जो है वो एक्सटेंशन ऑफ क्यू होता है, ये आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वगैरह में पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर मैं कहूँगा कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2 के लेक्चर्स मौजूद हैं उन लेक्चर को देख लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है इस तरह की, जो आप लोगों के जो है वो काम आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लेक्चर जो प्ले लिस्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2 उसमें वो मौजूद हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की, यानी कि इसकी जो प्री रिक्विजिट समझ लीजिए वो उसमें मौजूद है, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। तो बहरहाल ये हमारे पास फाई क्यू रूट एम एक हमारे पास फील्ड एक्सटेंशन होता है क्यू का। ठीक है, और इस तरह से इसके ऊपर ये अप्लाई होता है, और ये इसका एब्सोलूट जो है वो फंक्शन कहलाता है या एब्सोलूट वैल्यू कहलाती है इसके नॉर्म की। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ये प्रॉपर्टीज़ हैं या ये थ्रू लेमा डिफाइन किया हुआ है। लेमा आप इसे 1 कह दीजिए। अब इसको आप लेमा 1 या लेमा 2 कर दे, वो थ्योरम 1 हमने कहा था और इस पहला वो था। अब इसको तो लेट या इसको प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं तो इस वजह से इसको लेमा के तौर पे डिफाइन किया हुआ है। लेट एम बी ए स्क्वेयर फ्री इंटीजर, तो ए इसका ए है फाई एम जेड प्लस जेड एम पे ये लगाया जा रहा है सेट स्क्वेयर रूट ऑफ एम पे, तो ये हमारे पास आएगा नेचुरल यूनियन जीरो, या आप इसको कह दें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, z प्लस प्लस जीरो जीरो भी आप लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही होती है। b जो है वो इसका है इफ m is congruent to 1 modulo 4 then phi m, फिर अगर m 1 congruent to 1 modulo 4 है तो ये हमारे पास z प्लस z 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइड बाई 2 से n यूनियन 0 इसमें जो जा रहा होगा। तो समझ लें फाई एम वैसे ही डिफाइन हो गया, ये जैसे कि उसकी डेफिनेशन थी यूक्लिडियन फंक्शन की, ये इंटीग्रल डोमेन डी है और यहाँ पे z की जगह ये आ गया जिसे नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसी तरह से इंटीग्रल डोमेन डी है और यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स
आ गए, तो इंटीजर्स जो है यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी सी है कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू स्क्वायर रूट ऑफ एम, then phi m of alpha is equal to 0 if and only if alpha is equal to 0। यानी ये 0 उसी वक्त होगा जब पूरा अल्फा 0 हो जाए। d phi m of alpha beta is equal to phi m alpha phi m of beta for all alpha beta belongs to root m। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी ई, phi m alpha beta is greater than equal to phi m alpha for all alpha beta belong to z plus z square root of m with beta is not equal to 0। f if m is congruent to 1 modulo 4, then phi m alpha beta is greater than equal to phi alpha for all alpha beta belong to z plus z 1 plus square root of m over 2 with beta is not equal to 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके प्रूफ देख लेते हैं। तो कम से कम कोई 1-2 प्रूफ करा देता हूँ, ये एटलीस्ट एक ही करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी इनके तो ये तो बहुत सिंपल हैं, ये वाले, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला। सी के बाद के तो बहुत ही, बल्कि सी भी बहुत सिंपल सा है। तो प्रूफ जो है ए का देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये किसके ऊपर लगाया जा रहा है, z प्लस जेड एम पे लगाया जा रहा है और ये यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो देख लेते हैं इसको। तो हमने एस्यूम कर लिया कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ m। ठीक है, ये हमने एस्यूम कर लिया कि अल्फा। देन तो अब जो अल्फा की वैल्यू होगी वो होगी x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ m फॉर सम x y बिलोंग टू z। तो एक्स वाई इंटीजर्स होंगे क्योंकि ये यहाँ पे इंटीजर्स के लिए लिया हुआ है। देन अब क्या होगा, अब हम अप्लाई करेंगे फाई इसके ऊपर, अल्फा के ऊपर, क्योंकि ये शो करना है कि ये यहाँ से इसमें जा रहा है। तो फाई एम ऑन अल्फा ये होगा फाई एम ऑन एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो बाय डेफिनेशन अब जाहिर है कि अगर z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ m है तो वो q रूट m भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो सारे इंटीजर्स हैं वो q में भी होते हैं। तो फिर बाय डेफिनेशन जो आपके पास है उसके मुताबिक आप ये लिख सकते हैं कि ये होगा एब्सोलूट एक्स स्क्वायर माइनस m वाई स्क्वायर।
ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपने यहाँ पे यूज कर ली, ये डेफिनेशन। अब ये यहाँ पर आपने लिखा कि वेयर x y belong to z, x y belong to z, ये आ रहा है। शो ये करना है कि ये जो आपके पास है, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इसके अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो अब क्योंकि x और y z हैं एंड m is a square free integer, then तो ये भी इंटीजर है, स्क्वायर फ्री इंटीजर, और ये दोनों भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर ये जेड में आ जाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जेड के एलिमेंट जो है वो हो सकते हैं। एंड अगर इसके बाद आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर, तो किसी भी इंटीजर पर आप एब्सोल्यूट साइन लगा देंगे तो या तो वो, अगर वो नॉन ज़ीरो हुआ तो वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, और अगर वो ज़ीरो हुआ तो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 10 फाई एम ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास है, ये वाली चीज़ ये आ जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है नेचुरल नंबर यूनियन 0। 10 phi m maps to z root m to n यूनियन 0। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है वो इसका बी देख सकते हैं। बी में बस ये कि थोड़ा सा जो है वो ये है कि 1 मॉड्यूलो 4 दिया हुआ है, और आपके पास यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शंस आ सकते हैं, तो इसका जो है वो बी देख लें। तो बी में हमें दिया हुआ है कि इफ m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4, ठीक है, और तो हमें पता है कि ऐसी सूरत में देन z प्लस z 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन 2 इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन होती है, वरना आपने पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं करती अगर ये इस तरह से नहीं हो। ये हमने पहले प्रूव भी किया था पिछली क्लासों में, आप पुराने लेक्चर्स में जो है उसे देख सकते हैं। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इंटीग्रल डोमेन है, तो हम एस्यूम करते हैं कि लेट अल्फ़ा, इस मर्तबा हम एस्यूम करते हैं कि ये z प्लस z 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 से है। ठीक है, देन तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 2। ये हमारे पास इसका एक जनरल एलिमेंट आएगा। अब आप क्या कीजिए, अब इसको, क्योंकि उसे हम उस फॉर्म में क्यू रूट एम की फॉर्म में लिखना होता है हमें, ठीक है, ऐसा कि क्यू रूट एम की फॉर्म में आ जाए, तो
y को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जाएगा x प्लस y अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 रूट m। इस तरह से आप लिख दिया, ब्रैकेट लगा दें चाहे तो। y को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये फ्रैक्शन अलग अलग करके, तो आपके पास ये आ गया। अब आप इसके ऊपर क्या करें, फॉर सम x y बिलोंग टू z, ठीक है, x y इंटीजर है। अब फाई आप अल्फा पे अप्लाई करें, फाई m, तो ये फाई m अल्फा पे अप्लाई किया, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 रूट m पे अप्लाई करेंगे, तो बाय डेफिनेशन जो हमें दी हुई है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस m y अपॉन 2 का स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, फिर उसके बाद माइनस m वाई स्क्वायर अपॉन 4, और फिर उसके बाद यहाँ से इन दोनों में से वाई स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा, और वाई स्क्वायर अपॉन 4 हाँ कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई फिर प्लस 1 अपॉन 4 1 माइनस m और वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि एक तो ये कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा ये कि ये इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, इंटीजर्स भी हैं। तो अब आप ये देखिए, x और y इंटीजर्स हैं, इन दोनों का कोई इशू नहीं है। ठीक है, x और y के इंटीजर्स होने की वजह से इन दोनों का कोई इशू नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास है ये इंटीजर है या नहीं है। तो अगर इसको इंटीजर देखना है या नहीं देखना, तो हमें ये पता चले कि ये है m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। ठीक है, तो m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 है, तो आप इसमें जो है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 4 m माइनस 1 वाई स्क्वायर। y इंटीजर है तो इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर भी इंटीजर होगा। असल मसला ये है, तो अब क्या हो जाएगा, m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 का मतलब ये हुआ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि m माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4, यानी कि ये 4 से डिविजिबल होता है हमेशा, m माइनस 1 हमेशा होगा, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 1 माइनस m इसको m माइनस 1 कर दिया, सिर्फ माइनस यहाँ कॉमन लिया, तो m माइनस 1 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि इसका जवाब एक इंटीजर होगा। तो दिस बिलोंग्स टू n, क्योंकि बाकी सब तो इंटीजर से, इसी का मसला था, यूनियन 0 सिंस, और यहाँ बताएं कि 1 अपॉन 4 m माइनस 1 इज एन इंटीजर। क्यों इंटीजर होगा, क्योंकि m माइनस 1 जो है वो 4 से डिविजिबल है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन एक इंटीजर है, ये इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, ये इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर होगा, तो हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नॉन जीरो हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर जीरो हुआ तो वो जीरो रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद आगे पढ़ेंगे।